फाइनली हम भीड़ में आ चुके थे और यहाँ से मुझे अब अपनी आगे की जर्नी आपसे शेयर करनी है। अब हमारे लिए ये चैलेंज थी कि हमें अब यहाँ पर लॉन्ग स्टे के लिए घर ढूंढना था। अब जो भी मैंने अनुभव किए थे और जो भी मुझे दिशा मिलती जा रही थी, वो इंट्यूशन के बेस पे थी, एक डीप फीलिंग के बेस पे थी। इसका कोई ठोस एविडेंस या प्रूफ नहीं था कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है या मैं जिस दिशा में चल रही हूँ वो सही है। हल्का सा डाउट हमेशा बना रहा कि क्या होगा, कैसे होगा। बट धीरे 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 इतने सफ़र में मैंने अपने इंट्यूशन को स्ट्रांगली पकड़ना, उसे कैच करना सीख लिया था। तो मैंने ये जाना था कि जब मैं अपनी गट फीलिंग से कोई भी काम करती हूँ तो मुझे अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा विश्वास ये भी आने लगा था कि गट फीलिंग मुझे रास्ता दिखा रही है, गाइड कर रही है, मुझे उसे फॉलो करना चाहिए। अब परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, सही हो या गलत हो, परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, बट मैं उसे फॉलो करूँगी, ज़रूर करूँगी। तो जब बीड़ पहुँचे, हम तीसरी बार हमें बीड़ में लाया गया था, जैसे सारी प्रकृति, सारी कायनात हमें इसी दिशा में ले जाना चाहती थी और बार बार यहाँ आना। और पहली बार जब मैं यहाँ आई थी तभी मैंने महसूस किया था कि यहाँ की हवाओं में, यहाँ के वातावरण में कुछ है, पर क्या है वो समझ में नहीं आया था। एक अजीब सा सुकून। दूसरी बार जब आए तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हम यहाँ रहे, सिर्फ एक एक रात के लिए, और आगे निकल जाना था। तो उस समय पे ज़्यादा महसूस करने का कोई ऐसा अनुभव नहीं रहा। और जब तीसरी बार आए तो यहाँ पे 4 दिन रहे और तब तक मुझे क्लियर हो चुका था कि डेस्टिनी हमें यहीं कहीं पहाड़ों में ही बसने के लिए कह रही है। और इल्यूजन या कन्फ्यूजन ये है कि ऋषिकेश चले जाएं या यहाँ चले जाएं, जो मैंने पिछले वीडियो में, पिछले रिकॉर्डिंग में आपसे शेयर किया कि किस तरीके से मेरे अंदर से एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पड़ा कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए लोग न जाने कहाँ चले जाते हैं। तो ये तो भीड़ है। और जैसे ही ये थॉट आया, एक्सेप्टेंस आ गया। अब हमारे लिए चैलेंज थी यहाँ पे एक अच्छा घर ढूंढना। कैसा घर चाहिए मुझे, क्या ज़रूरी है मेरे लिए, मैं कैसा घर ढूंढ सकती हूँ। दूसरी तरफ पेरेंट्स को कन्विंस करना कि हम अब नहीं आने वाले, हम यहाँ से वापस नहीं आने वाले। और पेरेंट्स का ये था कि जब तो कहीं लॉन्ग स्टे के लिए रुकेगी, कहीं ज़्यादा दिन रुकने वाली हो, तो हमें बुलाना, ताकि पापा को तेरे साथ घूमने का मौका भी मिले और पापा को थोड़ा सा कंफर्टेबल भी हो जाए। मम्मी का ये कहना था कि जब तू कहीं लॉन्ग स्टे के लिए रुके तो हमें साथ में बुला लेना, ताकि तेरे पास गाड़ी है, तेरी गाड़ी में हम घूम सकते हैं और तेरे साथ कुछ दिन हम रह सकते हैं। अकेले घूमने जाने में थोड़ा सा उन्हें हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ट्रबल भी होती थी। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएगी और बस हमने डिसाइड किया कि बीर में हम एटलीस्ट लॉन्ग स्टे करेंगे, कुछ महीने, कुछ समय तक, न जाने कितने समय तक, वो पता नहीं है। अब मेरे लिए चैलेंज ये थी कि पापा मम्मी भी आने वाले हैं, साथ में अंकल आंटी भी आएंगे, पापा के दोस्त, और उन सबको रहने की मुझे व्यवस्था करनी है। और पापा को तो ऐसी जगह मुझे रखना पड़ेगा जहाँ पे किचन भी हो, खाने की उनकी सुविधाएं हों। हम जैन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मेरे मदर और फादर के लिए हमेशा बाहर का खाना कंफर्टेबल नहीं रहा, वो कन्विंस नहीं होते हैं ज़्यादा। और पापा के हेल्थ इश्यूज़ की वजह से भी उन्हें शुद्ध सात्विक खाना बहुत ज़रूरी है। तो हमने घर ढूंढना शुरू किया और दिन में किसे पूछे, यहाँ पे अपने, जहाँ पे अपने शहर में हम घूमते हैं या रहते हैं तो हमें ब्रोकर्स मिल जाते हैं, लोगों से कांटेक्ट होते हैं हमारे, हम जानते हैं सभी को। पर यहाँ पे तो अभी हमें 4 दिन हुए हैं, किससे पूछे, कहाँ ढूंढे। पर फिर भी हम निकल पड़ते दिन भर में। सुबह मेरे सेशंस जो लेने हैं वो ले लेती और उसके बाद घर के लिए निकलते। 3-4 दिन रोज़ लगातार पूछ पूछ कर अलग अलग जगहों पे हमने घर ढूंढे। अब कैसा घर लेना ये भी मुझे कोई क्लैरिटी नहीं है और मुझे क्या चाहिए उसकी भी अभी क्लैरिटी नहीं है, बस घर ढूंढना है। तो जैसे घर सामने आते गए वैसे हम देखते गए, पर एक भी घर या एक भी रूम्स
मुझे एक्सेप्टेंस भी नहीं आ रही है और मैं परेशान हो चुकी हूँ। 3 दिन बीत चुके हैं। रोज़ हम घर ढूंढ रहे हैं पर 3 दिन बीत चुके हैं और मैं परेशान हो चुकी हूँ कि अब क्या करें, कैसे ढूंढें और मुझे क्या चाहिए, मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ। फिर तीसरे दिन रात को मैं एक्चुअली थकी क्योंकि पापा के आने के दिन भी नज़दीक आ रहे हैं और पापा के आने से पहले मुझे घर ढूंढना है, तो मेरे पास दिन कम है। तीसरे दिन रात को मैं शांति से बैठी, डीप स्टेट में गई और मैंने कहा मुझे क्या चाहिए। इतने सारे घर देखे हैं, कम और ज़्यादा रेंट में भी, मंथली 15,000, मंथली 12,000, 7,000, हर रेंज में घर देखे, पर मुझे क्यों एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहा है। क्या चाहिए मुझे? बहुत डीप जब मैंने अपने आप से ये क्वेश्चन किए तो मुझे विजन आया कि मुझे घर तो ग्राउंड टच ही चाहिए, ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ। मुझे कितने रूम्स चाहिए? तो मुझे फ़ील हुआ एक तो रूम मेरा, फिर एक गीता के लिए और एक गेस्ट के लिए, फिर किचन तो चाहिए ही। प्लस अगर भविष्य में कभी कोई गेस्ट मेरे पास आते हैं हीलिंग के लिए या मेरे साथ रहने के लिए, तो मुझे उनके लिए भी तो व्यवस्था चाहिए। तो मतलब मिनिमम 3 रूम्स तो मुझे चाहिए ही चाहिए। प्लस मुझे वरांडा चाहिए कि बाहर मैं बैठ पाऊँ, नेचर को कनेक्ट कर पाऊँ। प्लस मुझे छोटा सा गार्डन भी चाहिए, मुझे गार्डनिंग करनी है। इतनी सारी ख्वाहिशें, इतनी सारी चीज़ें, और मैंने क्लियरली देखा कि ये घर कैसा होना चाहिए। मेरे मेरे अंदर एक छवि छप गई कि एकदम क्लियर ग्राउंड टच छोटा सा कॉटेज जिसमें 3 रूम हो, हॉल हो, किचन हो और नीट एंड क्लीन चाहिए। हमेशा घर के साथ मेरा एक सीन रहा है कि मैं यूज्ड प्रॉपर प्रीमाइसेस या प्रॉपर्टी नहीं डील कर सकती हूँ। चाहे मैं फ्लैट में रही, चाहे मैं छोटे से मकान में रही, पर मुझे वो क्लीन चाहिए जिसके अंदर सिर्फ वाइट कलर हो तब भी चलेगा, दीवारें वाइट हो तब भी चलेगा, पर मुझे क्लीन चाहिए और एनवायरनमेंट मुझे साफ़ सुथरा चाहिए। और मेरे डीप रियलाइजेशंस में मुझे ये घर इस प्रकार से क्लियर हुआ और फिर मुझे नींद आ गई। जितनी जितनी चीज़ें मैंने क्लियर देखी थी और फिर मुझे नींद आ गई। मुझे नहीं पता था कि ये क्या था, पर बस मैंने क्लैरिटी लाई। फिर दूसरे दिन सुबह जहाँ हम रहे थे, जो मेडिटेशन सेंटर है, और 4 दिन हमने उसमें रहे थे, वहीं पर रहे थे, और वहाँ से हमें चेकआउट करना था और उस घर की ओर जाना था। या फिर सोचा था कि कुछ और मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम कहीं और शिफ्ट होंगे लॉन्ग स्टे के लिए, कुछ तो कर ही लेंगे या फिर कोई और रूम ले लेंगे। तो ऐसे करके हम वहाँ से चेकआउट कर रहे थे। वहीं से हमने रिसेप्शन पे एक भैया थे, उनसे पूछा कि क्या आप जानते हैं हमें यहाँ पर लॉन्ग स्टे करना है, कुछ लंबे समय के लिए हमें कोई घर मिल सकता है? तो उन्होंने बताया एक काम करो, मैं आपको एक एड्रेस देता हूँ, आप वहाँ चले जाओ। और बस वहाँ से चेकआउट करते हुए उन्होंने दिए हुए एड्रेस पे हम चले गए। और जैसे ही हम उस एड्रेस पे गए, उसके गेट में एंटर कर रहे हैं और मैं दूर से उस कॉटेज को देख रही हूँ जो हमारा आने वाले 2 सालों के लिए घर बनने वाला था। जिस कॉटेज को मैंने अगले दिन रात को डीप रियलाइजेशन में, जब अपने माइंड को मैं क्लियर कर रही थी, उस समय पे देखा था। और उस कॉटेज को देखते हुए मुझे ये फील हुआ कि अरे यही तो मैंने कल देखा था, अरे यही तो मुझे चाहिए था। और बस इंस्टेंटली मैंने डन कर लिया। मैंने ओनर से बात की, मैंने उनसे कहा, उस कॉटेज के कलर्स बहुत ब्राइट थे, जैसे बाहर ग्रीन कलर लगा हुआ था, अंदर पर्पल था, किसी में रूम में येलो था। मैं देख के डर गई। मैंने कहा इतने सारे कलर्स एक ही घर में, मुझे दीवारें वाइट चाहिए और बाहर के जो आउटर लुक में मुझे येलो कलर चाहिए। क्यों येलो, आई डोंट नो, बस मेरी इनर फील आई कि दीवारें आप सारी मुझे वाइट कर दो घर की, और बाहर की जो दीवारें हैं आउटसाइड की, उसे आप येलो कर दो। और ओनर मान भी गए। अब उस घर की लीज़ फाइनल होने वाली थी, उसको डिपॉजिट देनी थी,
4 दिन के अंदर पापा यहाँ आने वाले थे और इतना सारा काम बचा हुआ था कि कलर करना था। 4-5 दिन में कलर कैसे होता? पर फिर भी मैंने ओनर को कन्विंस किया और इंस्टेंट मैंने उन्हें थोड़ी सी डिपॉज़िट दे दी। मेरे पास उतनी ही थी, डिपॉज़िट तय हुई कुछ अमाउंट, 1.5 जैसा कुछ अमाउंट डिसाइड हुआ और मेरे पास नहीं है, इतने नहीं है मेरे पास। और मैं सोच रही हूँ कि हो जाएगा, कैसे भी हो जाएगा। पहले मैंने कहा कि एक काम करो, 4 दिन आपके पास हैं, मैं कलर आपको करवाना है, मैं पहले आपको कुछ डिपॉज़िट अमाउंट देती हूँ, आप कलर स्टार्ट कर दो, टोकन अमाउंट रहेगा ये। और मैंने उनसे ये भी कहा कि मैं आपकी डिपॉज़िट आने वाले 15 डेज़ में दूँगी, बाकी की डिपॉज़िट मैं आने वाले 15 डेज़ में दूँगी। अब घर तो डिसाइड किया, पर प्रश्न ये था कि कितने साल के लिए, कितने समय के लिए आप लोगे। तो सब कुछ डिसाइड होते समय ये सारा डिस्कशन चल रहा था और अंदर से एकदम से स्ट्रॉन्ग आवाज़ आई, 2 साल के लिए कर ले। अब पापा से पूछा नहीं है, घर वालों से परमिशन नहीं ली है, पर मुझे 2 साल के लिए यहाँ पे ये घर बुक करना है, लीज़ पे लेना है और डिपॉज़िट फ़ाइनल कर दी है, मैंने एडवांस दे दिया है, कलर शुरू करवा दिया है, एग्रीमेंट बनने जा रहा है और मैंने अभी घर पे किसी को कुछ नहीं बताया है। 1.5 लाख डिपॉज़िट में मेरे पास अभी सिर्फ 30,000 थे और 30,000 मैंने उसे कलर के लिए दे दिए। और उसके बाद 4 दिन के अंदर पापा मम्मी आए और पापा मम्मी के आने के बाद ही हमने उस घर में प्रवेश किया। और उतने दिनों तक हम उनकी दूसरी प्रॉपर्टी है बाजू में ही है जहाँ पे रूम्स अवेलेबल हैं, तो 4 दिन हम वहीं पर रहे, वहीं से हमने काम किया। ये जगह हमें अच्छी लगने लगी थी, सुकून था यहाँ पर, आनंद था और खुशी भी थी कि फिर से एक नया घर, फिर से एक नई ज़िंदगी। और घर से मेरा वास्ता ऐसा रहा है कि मैं कभी भी एक घर के अंदर लंबे समय तक नहीं रही हूँ। बहुत रेयर होता है कि 2 साल मैं किसी एक जगह पे टिक गई हूँ और ये ट्रेजेडी रही है मेरे जीवन में और किसी को समझ में नहीं आता था आज तक कि मेरे घर इतने क्यों बदलते हैं, मेरे जीवन में इतनी उथल-पुथल क्यों है, इतनी बिल्कुल स्टेबिलिटी क्यों नहीं है। पर धीरे-धीरे इन चीज़ों को मैं समझने लगी थी कि मैं एक चार दीवारी में बंधने के लिए नहीं बनी हूँ, मैं एक ही घर में ज़िंदगी बिताने के लिए नहीं बनी हूँ। तो धीरे-धीरे जब मोटिवेशन, पॉजिटिविटी मेरे अंदर आने लगी थी, तो मैं पापा को बोलने लगी थी, पापा आप सब ना एक घर में पूरी ज़िंदगी बिता सकते हो, मेरे लिए तो ये पूरी धरती मेरा घर है, मैं जहाँ चाहूँ रह सकती हूँ, किसी एक घर से अगर ना बंधी हूँ तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाके रह सकती हूँ, ये सब कुछ सारा मेरा ही तो घर है। तो ऐसे हंस के मैं टाल देती थी और लोग मुझे लिटरली क्या समझेंगे, सोचिए आप। ये 3D संसार के लिए, थर्ड डायमेंशन की इस दुनिया के लिए मेरे जैसा व्यक्ति बिल्कुल निकम्मा है। तो बस 4 दिन के अंदर कलर हो गया घर में और पापा आ गए, पापा मम्मी आए और उस घर में हमने प्रवेश किया। वहाँ पे उस समय पे बैठने के लिए मेरे पास व्यवस्था नहीं थी। घर अच्छी खासी कंडीशन में था और कमरों में बेड लगे हुए थे, यस, बस इतनी बेसिक फैसिलिटीज़ थी। पर जो कहते हैं घर में सुविधा के नाम पे अभी कुछ नहीं था, किचन के नाम पे कुछ नहीं था। ओनर ने एक स्टोव और गैस सिलेंडर हमें प्रोवाइड कर दिया, पर बर्तन नहीं थे। कुछ बर्तन उन्होंने दिए कि टेम्परेरी आप यूज़ कर सकते हो। अब मम्मी पापा अंकल आंटी 4 गेस्ट हैं मेरे साथ और उनके साथ जीवन शुरू करना है। और पापा मुझे वार्निंग दे रहे हैं कि यहाँ पे बसने का सोच विचार मत करना, कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में वापस घर आना है, ध्यान रखना। अब मैं क्या कहूँ पापा कि मैंने डिपॉज़िट दे दी है, मैंने डील फाइनल कर ली है। मैं अंदर अंदर हंसते हुए चुप हो जाती हूँ, ठीक है पापा आप जैसा बोलें, आप बस शांति से रहो, अभी आप आए हो, हफ्ता 10 दिन आपको रहना है, आप शांति से रहो और घूमो, यहाँ पे सुंदर जगह है, आसपास हर चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। तो धीरे धीरे मम्मी और आंटी और अंकल आंटी, पापा और अंकल, ये 4 लोग हैं मेरे साथ एल्डर्स, और उनको लेके मुझे यहाँ से घूमना है। उनको बीर दिखाया, बहुत सी जगहों पे हम
आगे पीछे गए, नज़दीकी प्लेसेस को एक्सप्लोर किया और हर रोज़ सुबह शाम का कुछ खाना बनाते, कुछ खाना मैनेज करते और आधा दिन घूमने में निकल जाते। ऐसे करते करते पापा को मैंने कई सारी प्लेसेस घुमाई और अच्छा भी लगा। बस 10-15 दिन हुए और उनका जाने का समय होने लगा। जैसे जैसे उनका जाने का समय होने लगा, उनके अंदर ये टेंशन भी बढ़ने लगी कि ये घर में सब कुछ बसा रही हैं, सारी चीज़ें खरीद रही हैं। मम्मी और आंटी ने मिलकर कुछ बर्तन भी खरीद दिए, कुछ सब्जियां लाई और इस तरीके से ये 15 दिन तो आराम से बीते और पापा को ये एहसास होने लगा था कि अब ये आने वाली नहीं है। तो एक दिन जाने से अगले दिन रात को पापा मेरे साथ बैठे। आज तक मैंने पापा से खुलकर कभी बात नहीं की थी, कभी उनको एक्सप्लेन नहीं किया था। वो जो बोले वो मुंह बंद कर देते थे, डांट लेते थे या स्ट्रिक्टली कुछ भी ऑर्डर उन्होंने दे दिया तो उसे फिर फॉलो करना होता था। पर इस बार ऐसा था कि मैं अपने मन की करने वाली थी। सो पापा बैठे और मुझे वार्निंग दी कि वापस घर आना है, कोई भी यहाँ पे याद रखना, कोई भी प्रॉपर्टी लीज़ पे लेना नहीं, कोई भी काम करना नहीं, कोई भी ऐसे जुगाड़ नहीं करना है और 15 दिनों में तुझे वापस घर आना है, ध्यान रखना। तो मैंने कहा पापा आप सोचो, आपने तो मुझे कितनी शेल्टरिंग प्रोवाइड की है, आपने मुझे कितनी सुविधाएं दी हैं, यहाँ तक कि आपने मेरे लिए अपने गांव में अपने घर से नज़दीक फ्लैट तक खरीद रखा हुआ है। आपने मुझे ये भी ऑफ़र दिया हुआ है कि तू बस मेरी आंखों के सामने रह और तेरा महीने का सारा खर्चा मैं प्रोवाइड करूँगा, तुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, तो कुछ काम नहीं करेगी तब भी चलेगा। तो सोचो मेरे लिए ज़िंदगी कितनी आसान है कि आपकी छत्र छाया में मेरे लिए कितना सुकून और सुख है। मैं क्यों ये संघर्ष करूं, मैं क्यों इतना घूमूं, मैं क्यों काम करूं, क्यों ये लॉसेस फेस करूं या लाइफ के ऐसे डिसीजंस मैं क्यों लूं कि जहाँ पे मेरी लाइफ बहुत अनसर्टेन है। आप ही सोचो। और दूसरा आप ये सोचो कि आप अपने गांव शहर में अगर आप एक घर ढूंढना चाहते हो या आप कुछ नया डिसीजन लेना चाहते हो तो आपके लिए कितना मुश्किल होता है। क्या आपको लगता है कि किसी अननोन प्लेस में आप 4 दिन के अंदर इतना प्यारा इतना अच्छा घर ढूंढ सकते हो? ये क्या शो करता है पापा? ये चीज़ें क्या हैं? आप ही सोचो एक बार। कुदरत मुझसे क्या चाहती है? क्यों ये चीज़ें इतनी सरल हो जाती हैं मेरे लिए? हर बार टूटने के बाद, हर बार गिरने के बाद नई शुरुआत कैसे हो जाती है? एक व्यक्ति ज़िंदगी में एक बार फेल होता है तो उसका हौसला टूट जाता है। जब एक व्यक्ति एक बार ज़िंदगी में ज़ीरो स्टेट पे आता है तो उसके बाद उसकी हिम्मत टूट जाती है, वो खड़ा नहीं हो पाता है। मेरी ज़िंदगी में पचासों बार चीज़ें टूटी बिखरी, मैं खुद टूटी और बिखरी पर फिर खड़ी हो गई और हर बार एक नई शुरुआत के साथ मैं एक ऊंचाई पर पहुंच जाती हूँ। ये सब क्या दिखाता है पापा? आप ही सोचो, मेरे लिए कितना आसान है आपके पास रहना और इतने संघर्षों के बाद अगर मैं ये ज़िंदगी जी रही हूँ और इस तरीके से आगे बढ़ रही हूँ तो सोचो कि किस तरीके से हमें यहाँ लाया गया, किस तरीके से 4 ही दिन में हमने इतना प्यारा घर ढूंढ लिया, किस तरीके से मेरा सारा सर्वाइवल निकलता जा रहा है, सब कुछ मैनेज होता जा रहा है। और फिर भी अगर मैं नहीं कर पाई तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन है कि मैं आपके पास आ जाऊंगी। आपने मेरे लिए सारी व्यवस्था रखी है, तो अगर मैं नहीं कर पाई तो आपके पास आ जाऊंगी। आप बस मुझे अलाउ करिए, विश्वास रखिए आप मुझे कि कुदरत मुझसे कुछ चाहती है और मुझे मुझे कुछ अलग जीवन जीना है और मैं जब तक मेरे बलबूते पे है मैं कर पाऊंगी। और जिस दिन आप नहीं रहे, आप जब तक ज़िंदा है तब तक आप करेंगे, जिस दिन आप नहीं रहे उसके बाद क्या? बेटर है कि आपके जीते जी आप मुझे अपने पैरों पे खड़ा हो जाने दें, अपनी डेस्टिनी को खोज लेने दें। जैसे ही मैंने ये कहा पापा की आंखों में आंसू थे, पर ज़िंदगी में पहली बार मैं पापा से इस तरीके से बात कर पाई थी, उनको तर्क दे पाई थी, अपनी बात रख पाई थी और पापा सुन रहे थे। वो कुछ नहीं बोले, लाचार महसूस किए कि ये तो मानने नहीं वाली है। डर भी था उनके अंदर कि अननोन प्लेसेस पे मेरी बेटी कैसे रहेगी, कुछ हो जाएगा, कल बीमार हुई कौन आएगा, कौन देखेगा तुझे, क्या कौन तेरी मदद करेगा।
टिपिकल हर एक व्यक्ति के यही थॉट्स होते हैं, हर एक व्यक्ति, ना कि सिर्फ मेरे पापा। हर एक व्यक्ति, हर एक माँ बाप की यही चिंताएं होती है अपने बच्चों के लिए। और मुझे इन सारी चीज़ों में पाबंदी नहीं दिख रही थी, मुझे कंसर्न दिख रहा था। मेरे पापा की आंखों में मेरे लिए वो प्यार, वो दर्द दिख रहा था। पर मुझे तो यहाँ से आगे बढ़ना था। अगर मैं उनके दर्द को देखकर आज रुक जाती तो शायद आगे नहीं बढ़ पाती। दैट वाज माय हेल्दी सेपरेशन। मैंने चुना कि मुझे मौका दें, और दूसरे दिन उन्हें निकल जाना था, चले जाना था। जाते समय पहली बार, ज़िंदगी में पहली बार मेरे पापा मुझे गले लगकर खूब रोए, खूब रोए। हालांकि ये पहली बार नहीं था। जब पहली बार मुझे विदा किया था, मेरी शादी हुई थी, उस समय पे खूब रोए थे। उस दिन मैंने रोते हुए देखा था। और ये दूसरी बार था उनका, इनका रोना ये दूसरी बार था। उसके बीच में कई बार अकेले में रोए होंगे शायद, मेरी तकलीफ़ों से, मेरे दुख से कई बार रोए होंगे। मम्मी कई बार बताती थी कि तेरे पापा खूब रोते हैं तेरे लिए। तो मैं सोचती जा रही थी, ऊपर से गिल्ट में भी होती जा रही थी कि एक शेर जैसा इंसान धीरे धीरे मेरे जीवन की तकलीफ़ों से नर्म पड़ गया, बहुत नर्म पड़ गए। और धीरे 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 उन्होंने अपनी सारी पावर भी गंवा दी। अब वो चिंताओं में अपने शरीर को ख़राब करते जा रहे थे। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य, उनकी एक ही चिंता, मेरा भला हो या मुझे सुख मिले या मेरे जीवन में कोई शांति आए। पर मेरी ज़िंदगी तो बहुत अलग तरीके से लिखी गई थी शायद, कि जो सामान्य जीवन, जो शेल्टरिंग में हम जीवन जीते हैं, या एक पाबंदियों में, या फिर एक एक जो कहते हैं ना कि जो हर हर कोई माँ बाप अपने बच्चे को वो शेल्टर देना चाहता है, सुरक्षा देना चाहता है, वो कवच देना चाहता है। मेरी ज़िंदगी उससे बाहर थी। और बस वो खूब रोए। रोना मुझे भी आया उनको जाते देख, उनको रोते देख। पर इस बार अंदर से ये था कि ये पापा के अपने डर हैं, ये पापा के अपने कंसर्न्स हैं, मुझे इसे ब्रेक करना होगा। और मैं कॉन्फिडेंट थी इस बार। बस वो चले गए और उसके बाद हमने जीवन शुरू किया। और इस घर के 2 साल जो हमने स्पिरिचुअल असेंशन की साइकिल हमारी जो यहाँ से शुरू हुई, और एकांतवास हमारा शुरू हुआ। कंप्लीट एकांतवास हमारा चल रहा था। आइसोलेशन, कंप्लीट आइसोलेशन। और इसके बाद के जो अनुभव हैं, इसे मैं अपनी आध्यात्मिक जर्नी के अनुभव के रूप में बचपन से लेकर अब यहाँ के 2 साल के हर एक घटनाएं, यहाँ पर मेरे जो कुंडलिनी असेंशन के एक्सपीरियंसेस, या मेरी जो हायर विस्डम एक्टिवेशन, या मैंने अपने आप को जो प्राप्त किया, या जिस तरीके से यहाँ पर हमारे दिन बीते, वो सब कुछ मैं आपको अपने जो असेंशन जर्नी के, आध्यात्मिक जर्नी के विषय हैं, उनके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ तक का मेरा सफ़र समाप्त होता है कि किस प्रकार से हम वीर पहुँचे, किस प्रकार से हमारी डेस्टिनी आकार ले रही थी, एग्जिस्टेंस में आ रही थी, और किस तरीके से हम घूमते फिरते असेंड होते जा रहे थे। दैट वाज वेरी फ़नी मोमेंट्स। और बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सा दर्द भी है, बहुत दर्द है। हर कोई कहता है कि ये ट्विन जर्नी बड़ी दर्दनाक है। वाकई ही ये दर्दनाक है, वाकई ही बहुत दर्द से भरी है। और अगर आप सच्चे ट्विन फ्लेम्स हैं, अगर आप सच्चे स्पिरिचुअल सीकर हैं, तो आपको अपनी मायाओं से लड़ना बहुत ज़रूरी है। हर इल्यूशंस को ब्रेक करके अपनी पावर में आना बहुत ज़रूरी है। और हर कदम पर हम ये करते गए थे। हर कदम पर हमें सुरक्षा भी दी गई थी, हर कदम पर हमें मार्गदर्शन भी मिला था, हर कदम पर मैं अपने आप से और मजबूती से भी जुड़ी थी। और उसके साथ साथ हर कदम पर मैं खून के आंसू भी रोई थी। बहुत दर्द, बहुत तीव्र वेदना मैंने अनुभव की है इस जर्नी में। दुख क्या होता है, वास्तविक दुख क्या होता है, आत्मा का रुदन क्या होता है। जब आत्मा रोती है तो दहाड़ कर, फाड़ कर, चीर कर रोती है।
ऐसा लगता है कि शरीर से निकल जाएं, इस पूरी धरती को चीर फाड़ कर दें, सारा विनाश कर दें, सारा तांडव कर दें। इतने दर्द से चीखती है सोल, रूह। और ये सारे दर्द भी यहाँ पर जिए हैं। पर यहाँ से सफ़र शुरू हो रहा था मेरा असेंशन का। अभी तक अवेकनिंग हुई थी, धीरे धीरे असेंड होते जा रहे थे, पर मेजर असेंशन यहाँ इस घर के 2 साल के जीवन में एकांतवास में अनुभव किया था। तो बने रहिए, अब से मेरी इसके बाद के अध्याय से शुरू होगी असेंशन जर्नी, आध्यात्मिक विकास की जर्नी, और जिसको मैं जोड़ूंगी अपने बचपन के अनुभवों से यहाँ तक के अनुभवों से, आज तक के अनुभव के साथ।